सर आप थोड़ा सा ये बताइए कि मतलब सिविल इंजीनियरिंग में किन चीज़ों पे प्राइमरीली फोकस करना चाहिए। वैसे तो ये एकदम जनरल स्टूडेंट्स के लिए है, पर फिर भी सिविल इंजीनियरिंग को जब हम लोग देखते हैं तो किन टॉपिक्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, कैसे कुछ डिफिकल्ट टॉपिक्स को डील करना चाहिए जो आपको लगता है कि आपके लिए प्रॉब्लमेटिक थे और उसको आपने कैसे डील किया। देखिए, सिविल इंजीनियरिंग में जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो बेसिकली स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, देन फ्लूइड मैकेनिक्स, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, सॉइल मैकेनिक्स एंड आरसीसी। मतलब तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये आप इनको कोर समझ सकते हैं। फिर इसके अलावा जो इस पे आउटर लेयर जो आप है, जैसे सर्वेइंग हो गया या हाईवे इंजीनियरिंग हो गई, और जो बाकी के सब्जेक्ट्स हैं ये आप इसको आउटर लेयर समझ सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो कोर सब्जेक्ट्स हैं उनको आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, देन यू गो टू दी आउटर लेयर सर्विस। मतलब जो ऐसा नहीं है प्रिपरेशन आपको मतलब सब्जेक्ट को जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो आपको प्रियोरिटी नहीं रखना, आपको एक होलिस्टिक वे में ही प्रिपेयर करना है। सारे सब्जेक्ट जैसे जैसे होते जा रहे हैं वैसे वैसे आप उनको करते जाइए, उनके क्वेश्चंस लगाइए और रिवाइज करते रहिए। लेकिन जो मतलब आपको एग्जाम देने से पहले आपको ये मेक श्योर जरूर करना चाहिए कि जो आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं वो आपके फंडामेंटली स्ट्रांग होने चाहिए। तो मैं ऐसा करता था कि सॉम, स्ट्रक्चर, फ्लूइड मैकेनिक्स, देन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड सॉइल मैकेनिक्स, ये मेरे जो सब्जेक्ट्स थे इन पे मैंने बहुत ज्यादा ध्यान दिया था जब मैंने सेकेंड अटेम्प्ट दिया था। फर्स्ट अटेम्प्ट में तो बहुत कम टाइम था और फिर वाली प्रॉब्लम भी हो गई थी कि पूरा एक क्लोजर नहीं दे पाया था। तो जो सेकेंड अटेम्प्ट था उसमें मैंने ये 5 सब्जेक्ट बहुत अच्छे तरीके से कवर करके किए थे। इसके बाद जो बाकी सब्जेक्ट्स थे जिसमें जो थोड़े से प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं बट उतने इम्पोर्टेंट भी नहीं है, तो उसमें जैसे मेरे को प्रॉब्लम होती थी हाईवे इंजीनियरिंग में। तो उसमें कुछ कुछ डिजाइन्स वाले क्वेश्चंस आते हैं जो मेंस में पूछे जाते हैं और अच्छे खासे नंबर वेटेज के भी होते हैं। तो उनके जितने भी डिजाइन स्टेप्स थे वो मैंने उनका एक शॉर्ट नोट बना लिया था और वो शॉर्ट नोट को हर टेस्ट से पहले एक बार देख के जाता था और मतलब हर वीक में एटलीस्ट 2-3 बार मैं उसको देख लेता था। तो वो एक प्रोसीजर जैसा मुझे याद हो गया था, तो उससे रिलेटेड जैसे भी क्वेश्चन आते थे वो मैं करके आ जाता था। बहुत सही सर। मतलब ये क्या है ना, सिविल के स्टूडेंट्स बोलते रहते कि सर समझ में नहीं आता स्टील में क्या पढ़ना है, ये क्या करना है, वो क्या करना है। तो दे आर लाइक कि कंफ्यूज कि कैसे किया जाए। तो ये हम लोगों को एक चीज़ ऊपर से समझ में आ गया। सर आप ये बताइए कि ये तो ठीक है, ये इसकी बात की। आपने किसी बाकी एग्जाम्स की तैयारी नहीं की क्या? मतलब गेट के बारे में मैं पूछ रहा हूँ, या एसएससी जेई या जो स्टेट सर्विसेज के रहते हैं उसके बारे में कुछ बताइए, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? मैंने एक्चुअली सिर्फ इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी की और गेट एग्जाम की तैयारी की। और गेट एग्जाम भी मैंने जो निकाली है वो 2018 वाली ही निकाली है। मतलब 2017 में मैंने गेट एग्जाम दी थी जब मैं कॉलेज में था, बट उस समय मैंने आपको पहले बताया प्रिपरेशन ज्यादा अच्छी नहीं हुई थी, तो मेरी कुछ ऑल इंडिया रैंक आई थी 1270। एंड वो काफी मतलब उसमें सिविल इंजीनियरिंग में तो आपको कुछ भी चीज नहीं मिलती है अपार्ट फ्रॉम सम एमटेक इन सम एनआईटी, और मतलब जो न्यू आईआईटीज है उसमें आपको मिल सकती है। तो उसके बाद मैंने तो डिसाइड ही कर लिया था कि अभी मुझे इंजीनियरिंग सर्विसेज ही करनी है। फिर 2018 में हुआ क्या कि जब मेरा प्रीलिम्स नहीं निकला तो मुझे लगा कि भाई अब मेरे पास जो एक रास्ता है, जो मेरा प्लान बी होगा, मतलब ऐसा तो क्लियर था कि मेरे को वापस से इंजीनियरिंग सर्विसेज देनी है, बट लाइफ में प्लान बी हमेशा होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने पूरा फोकस किया गेट एग्जाम में। अब मेरा सिलेबस तो हो रखा था, बस इंजीनियरिंग सर्विसेज पहले थी तो मैं उसको रैप अप नहीं कर पाया। तो मैंने 7 तारीख को एग्जाम जैसे हुआ उसके बाद मैं घर चला गया, थोड़ा दिन डिप्रेस रहा, 5-6 दिन। फिर एक हफ्ता बाद मैं वापस आ गया और फिर मैंने लाइन से टेस्ट सीरीज देना चालू करी गेट एग्जाम की। और मतलब उसमें मैंने अपना ग्राफ बना के रखा था कि जब पहली टेस्ट सीरीज दी थी तो मेरा कुछ बहुत ही बेकार नंबर आया था, 55 मार्क्स आए थे। तो 55 मार्क्स मैंने लिख के रखा कि ये 55 मार्क्स इस डेट को आए। फिर उसमें जो भी गलती हुई उसको एनालिसिस करता था, फिर उसके बचे हुए क्वेश्चन जो छूट जाते थे उसको सॉल्व करता था, और जो फॉर्मूले मेरे को उस समय नहीं क्लिक किए उसको मैं याद कर लेता था। फिर ऐसे और अगला टेस्ट सीरीज दिया तो फिर मेरे थोड़ा बड़ा नंबर आ गया, फिर उसको भी मैंने नोट डाउन कर दिया। तो कभी कभी ऐसा होता था कि टेस्ट सीरीज दिया तो वापस से कम आ गया। तो वो बेसिकली वही वाली बात होगी, जैसे आप प्रैक्टिकल करते हो कोई भी लैब में, तो उसमें बहुत सारे
पॉइंट्स आते हैं, लेकिन आपको एक बेस्ट फिटिंग कर्व आपको देखना रहता है। तो अल्टीमेटली ये है कि आपका जो कर्व आ रहा है वो ऊपर की डायरेक्शन में होना चाहिए। तो वो मेरा कर्व ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे टेस्ट सीरीज देना है, मुझे पता था कि जो मैं भूल जा रहा हूँ मुझे याद करनी है, और जो कॉन्सेप्ट नहीं आते हैं उसको मेरे को रिकॉल करना है। और एक चीज और करता था कि जैसे आपको बताया कि डे के एंड में मैं बैठ के बस रिकॉल करता था, क्योंकि 2018 के ESC में मैं ये बात समझ गया था कि कॉन्फिडेंस अगर आपको एग्जाम वाले डे में नहीं है तो आपकी तैयारी भले कितनी हो, एग्जाम बेकार जाने के बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी हो जाती है। तो वो रिकॉलिंग करने से मुझे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आया। तो रिकॉलिंग करता था, टेस्ट सीरीज देता था, फिर वापस से रिवाइज करता था और फिर टेस्ट सीरीज देता था। फिर बाद में इतना ज्यादा हेक्टिक शेड्यूल हो गया था कि सुबह 9 बजे एक टेस्ट देना है, फिर उसके बाद लंच करने जाना है, फिर वापस से आके एक टेस्ट देना है, फिर एनालिसिस करना है, और रात में एक और टेस्ट देता था। मतलब दिन में 3 टेस्ट। और मेरा जो गेट का वो था स्लॉट था, वो मॉर्निंग वाला स्लॉट था। तो मैं ये मेक श्योर करता था कि 9 बजे मैं अपने लैपटॉप के सामने टेस्ट देते हुए बैठा हूँ, ताकि वो बायोलॉजिकल क्लॉक भी वैसे सेट हो जाए। और वो टेस्ट देके फिर गेट एग्जाम हुई 12 तारीख को, 12 फरवरी को शायद गेट एग्जाम थी। तो गेट एग्जाम दे के आए, नंबर वगैरह जोड़ लिए जो भी आंसर की आई उससे, और मेरा स्कोर समथिंग 77.19 कुछ स्कोर था उसमें, और ऑल इंडिया रैंक 207 आई थी। अब सिविल के जो एस्पिरेंट्स है वो ये बात जानते हैं कि 207 रैंक में भी ज्यादा कुछ होता नहीं है सिविल में, क्योंकि एक बहुत कम सीट रहती है। IOCL वगैरह की सीट एक तो अपने आप में कम होती है, ऊपर से उनका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया ऐसा होता है कि आपके अगर टॉप 50 में भी जो 50th कैंडिडेट है उसके भी होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। फिर ONGC में भी यही हाल है, सब में यही हाल है। तो उसमें क्या हुआ कि HPCL की वैकेंसी आई, और HPCL का सिलेक्शन प्रोसीजर ऐसा होता है कि आपके गेट एग्जाम के बेसिस पे वो आपको शॉर्टलिस्ट करते हैं, देन दे कॉल यू फॉर GD एंड इंटरव्यू, and their GD and interview both are disqualifying, and then they consider you for selection. So I got call from IOCL and HPCL also. So IOCL में they treat 85% weightage of your gate score, and then they consider your interview. So उसमें मुझे पता था कि इसमें तो होना ही नहीं है, 207 रैंक में तो होना ही नहीं है। लेकिन HPL का थोड़ा सा अलग था। तो उसमें क्या हुआ कि GD हुआ, उसमें मैं क्वालिफाई हो गया, फिर जितने लोग नहीं हो पाए क्वालिफाई उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया। मतलब जो अगर आपकी रैंक भी अच्छी है बट आप GD क्लियर नहीं किया तो वो डिस्क्वालीफाई हो गए। तो उसमें मुझे एडवांटेज मिल गया, और फाइनली HPCL में मेरा सिलेक्शन हो गया। एंड देन दिसंबर 2018 में मैंने HPCL ज्वाइन कर लिया, और उसके बाद मैं मतलब वहीं पे वर्क कर रहा था, और दिसंबर में ज्वाइनिंग थी HPCL की। तब तक मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा था। एंड प्रिपरेशन करते करते मतलब वो दिसंबर एंड था, तब तक मैं अपने पिछले साल की जो मिस्टेक थी वो सब मैं समझ चुका था कि भाई मेरे को रैप अप करना है, पूरा क्लोजर देना है प्रिपरेशन को। तो क्लोजर देके मैं HPCL ज्वाइन किया। उसके बाद छुट्टी लेके आके प्रीलिम्स लिखा, और फिर वापस जाके मतलब जॉब करने लग गया। तो प्रीलिम्स जब दे के आया तो उस समय मेरे मार्क्स काफी ज्यादा अच्छा है एज कम्पेयर टू पिछले बार जो मैंने जो भी आंसर की आई थी उसके कंपेयर, उससे जो मैंने कैलकुलेट किया तो काफी अच्छे मार्क्स आ रहे थे। तो मैं काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट था उस समय कि भाई इस बार तो प्रीलिम्स निकल गया, अभी तो मेंस का तैयारी करना है। तो अगले ही दिन से मतलब मुझे पता था कि प्रीलिम्स तो हो ही जाएगा, तो फिर मैंने मेंस की भी तैयारी चालू कर दी थी। तो ऐसा मतलब दूसरे गेट एग्जाम का मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ऐसा रहा। और स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज या दूसरी किसी भी एग्जाम की मैंने ना तो फॉर्म भरा था ना मैंने प्रिपरेशन करी, मैंने सिर्फ गेट एग्जाम और इंजीनियरिंग सर्विसेज का ही किया। तो मतलब करना है तो यही करना है, वरना नहीं करना है, ऐसा? हाँ, मतलब मैं सोचता भी नहीं था कि मुझे स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी करनी है। मतलब मैंने कभी उस डायरेक्शन में सोचा ही नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि यार मेहनत तो कर ही रहे हैं, हो तो जाएगा ही, देखते हैं नहीं होगा। मैं ये बिलीव करता हूँ कि अगर आपको कहीं नहीं जाना है तो आप अपने कदम भी मत बढ़ाओ उसकी तरफ, तो आप पहुंचोगे भी नहीं ना वहां पे। तो मुझे पता था कि मुझे स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज जाना ही नहीं है, तो मैंने कभी फॉर्म वगैरह भरा भी नहीं। सर पर ना मेरे सॉरी बीच में आपको काट रहा हूँ, मेरे को बीच में एक क्वेश्चन आया। जैसे आप उस समय तैयारी की IIT JEE का, हुआ नहीं, बहुत दर्द हुआ होगा दिल में कि यार नहीं हुआ करके। फिर आपको एक ऑप्शन मिला कि IIT फिर से चले जाते हैं,
तो फिर आपने क्यों नहीं कभी कंसिडर किया? वो 1200 में भी आपको मिल जाता या कहीं और पे भी 200 में भी मिल जाता, तो क्यों नहीं किया कंसिडर उस चीज को? नहीं, आईआईटी में एक्चुअली मैंने एडमिशन लिया था जब मैंने 2018 में जब गेट क्लियर किया ना, तो 207 रैंक पे मैंने आईआईटी दिल्ली में एडमिशन ले लिया था, बट देन आई गॉट इनटू एचपीसीएल, सो आई लेफ्ट द एमटेक एंड देन जॉइंड एचपीसीएल। ओके, मतलब ऐसा कोई आईआईटी वाला मोह नहीं था आपको, बस नौकरी वाला था कि हाँ कहीं जॉब करना है, ऐसा? हाँ, एक्चुअली अल्टीमेट गोल ये था कि मुझे इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रिपेयर मतलब निकालना है। अब मैंने आपको पहले भी बताया, लाइफ में हमेशा प्लान बी होना चाहिए, तो मैंने गेट एग्जाम उसी के लिए दिया था। अब गेट एग्जाम से मुझे आईआईटी मिल गया और मुझे एचपीसीएल भी मिल गया, ठीक है। बट अब पता है कि इंजीनियरिंग सर्विसेज निकालना, बट व्हाट इफ इंजीनियरिंग सर्विसेज ना हो, तो फिर इसीलिए ये सोच के मैंने एचपीसीएल ज्वाइन कर लिया था कि चलो अगर इंजीनियरिंग सर्विसेज नहीं होगा तो एटलीस्ट आई विल बी इन सम पीएसयू एंड आई विल बी वेल ऑफ। तो एमटेक में मेरा एज सच कोई इंटरेस्ट नहीं था, और मुझे ये भी पता था कि सिविल इंजीनियरिंग में एमटेक करने के बाद प्लेसमेंट के थ्रू वापस मैं उसी स्टेज में पहुंच जाता जो मैं अपने कॉलेज में ऑलरेडी प्लेसमेंट ले लिया था। हो सकता था उससे थोड़ा सा 1-2 स्टेप ऊपर रहता, बट अगेन आई वुड हैव ended up there only. So that's why I went to HPCL. सर एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, आप पीएसयू से भी ऑफिसर थे, आप यहाँ पर ईएस में भी ऑफिसर हैं, इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? क्यों हम मतलब बेसिकली मैं आपके इसमें डिफरेंस जानना चाहता हूँ कि क्यों इधर आया जाए उधर ना जाया जाए, मतलब आपका क्या पर्सपेक्टिव है इस बात पे? देखिए, दोनों चीज़ों के प्रोज एंड कॉन्स हैं, एंड इट डिपेंड्स ऑन पर्सन। तो मेरे को जो फर्क, अभी जैसे मैं सीपीडब्ल्यूडी में अभी जस्ट ज्वाइन किया, अभी वर्क तो मेरे हाथ में कुछ काम है नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो अभी ये सही आंसर तो मैं नहीं दे पाऊंगा, बट जितना मेरे को एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बता सकता हूँ। जब मैं एचपीसीएल में था, जो कि एक पीएसयू है, तो बेसिकली वहाँ पे कॉर्पोरेट कल्चर है, वहाँ पे चीजें काफी ज्यादा फास्ट मूविंग वे में है एज कम्पेयर टू एनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो ये एक बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई, जो मैं आपको पीएसयू के पहले प्रोज बता रहा हूँ, तो एक मैंने बताया। दूसरा ये है कि हर चीज का मतलब एक वेल डिफाइंड पाथ है कि आपको ऐसे अप्रोच करना, मतलब वहाँ पे क्या होता है कि जैसे आपको लीव भी लेना है तो उन्होंने एक पोर्टल बना के रखा है, तो उसके थ्रू आप अप्रोच कर सकते हैं, एंड देन यू अप्लाई फॉर लीव ऑनलाइन and your boss will approve the leave and then you will get the leave. But here such kind of system is not available as of now. I don't know whether मतलब अगर फील्ड में रहते हैं तो हो मे भी हो सकता है, बट अभी तो नहीं है। तो अभी जैसे यहाँ पे आपको लेटर लिखना पड़ेगा, फिर वो आपको अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर को भेजना पड़ेगा, फिर वो अप्रूव करेंगे, फिर उसको प्रोसेस होगा। तो ऐसा ये थोड़ा सा एक लेंथी प्रोसेस है। दूसरा एक और अच्छा वो है कि जो वहाँ की सैलरी है वो बेसिक आपका ज्यादा है एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। जैसे वहाँ पे जो मेरा बेसिक था दैट वाज 60,000 बेसिक, एंड हियर कोई भी आप सर्विस में चले जाओ, आपका जो ग्रुप ए का जो एंट्री लेवल जो बेसिक होता है वो 56,100 रुपीज होता है। तो सैलरी में थोड़ा सा आपको कम हो जाएगा। और तीसरा या एक चीज और है कि जैसे वहाँ की जो मेडिकल पॉलिसी थी वो काफी ज्यादा अच्छी थी। जैसे आपको 4 लाख तक का आप क्लेम कर सकते हैं एनुअली अगर आपको कोई भी मेडिकल से रिलेटेड खर्चा हुआ है। तो जो आपकी लिमिट है दैट इज 4 lakhs। यहाँ पे शायद वो अभी CGHS के बारे में मेरे को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट एज फार एज आई नो इट इज अराउंड 2 lakhs or something. Then there are some other benefits also. I was in HPCL, which is a oil PSU, so you get maintenance allowance for your vehicle also. So अगर आपके पास 4-wheeler है तो you get around 10K per month for maintenance and fuel requirement of the vehicle. 2-wheeler है then you get around 3,500 rupees. So that kind of benefits are there, but such benefits are not here in the government departments. And talking about cons of PSU, थोड़ा जो आपको वर्क सेटिस्फेक्शन मिलता है PSU में वो उतना अच्छा लेवल का नहीं मिलता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आई वाज इन HPCL, so I was a retail engineering officer. So retail is basically retail deals with all these petrol pumps and all. So as a retail engineering officer, I was given task to construct retail outlets, maintain it,
देन अभी मिनिस्ट्री का जैसे गाइडलाइन है कि आपको 100% रिटेल ऑटोमेशन होना चाहिए। ऑटोमेशन, मैं एक्चुअली ऑटोमेशन ही हैंडल करता था क्योंकि आई वाज देयर इन, मतलब मैं सबसे यंग ऑफिसर था वहाँ पे, तो जो एंट्री लेवल के ऑफिसर होते हैं उनको जनरली मेंटेनेंस एंड रिटेल ऑटोमेशन दिया जाता है। तो ऑटोमेशन में ऐसा होता है कि आपका जो टैंक है, जैसे पेट्रोल पंप में टैंक डला हुआ है, उसमें डीजल पेट्रोल कितना है, तो वो रियल टाइम में आपको आउटलेट में दिखता है डिजिटल फॉर्मेट में, तो कोई भी माल प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। तो इस टाइप का जो काम है वो आपको दिया जाता है। तो उसमें अब जैसे मैं सिविल बैकग्राउंड से, लेकिन फिर भी मुझे वहाँ पे एक ऐसा काम दिया गया जो इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड का जो इंजीनियर है वो ज्यादा बेटर से उसको समझ सकता है। तो ये जो मिसमैच है बिटवीन द, मतलब आपने जो पढ़ा और जो आप कर रहे हो, वो एक मुझे वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम होती थी शुरू में। बाद में तो आप करते करते खुद ही सीख जाते हो, तो आप ही फिर ऑटोमेशन के, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के भी मास्टर हो जाओगे। फिर दूसरा ये है कि जैसे अब रिटेल आउटलेट बना रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है, बट वहाँ पे अब रिटेल आउटलेट का एक फॉर्मेट सेट होता है, आप उससे छेड़छाड़ नहीं कर सकते। कोई भी पेट्रोल पंप हमेशा एक जैसा ही बनेगा, तो उसमें कोई चैलेंज नहीं है। ज्यादा से ज्यादा चैलेंज क्या आएगा कि आपका जो जहाँ पे पेट्रोल पंप बन रहा है वो मतलब हो सकता है कि टफ टेरेन हो, मतलब हार्ड रॉक आ जाए 3 मीटर के बाद, तो उसमें अलग तरीके से मशीन यूज होगा बस। लेकिन जो और ज्यादा चैलेंजेस, मतलब इससे ज्यादा चैलेंज कुछ हो नहीं सकता सिविल के पर्सपेक्टिव में। But when you come to department like CPWD, which deals with versatile projects, you get multiple kind of challenge, and आप बहुत कुछ सीख भी सकते हो, और जो आपने अपने इंजीनियरिंग में पढ़ा भी है वो आप बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे, as far as I know till now. So that is why many people prefer these departments as compared to PSU. तो वो एक वर्क सेटिस्फेक्शन वाली बात है। और दूसरी जो दूसरे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि हमारी पहले बात हुई थी कि घर में ऐसा माहौल हो गया और ये सब, वो तो है ही अपनी जगह। नहीं सर, तो यही आपका जानना है, जैसे रिजल्ट वगैरह आया होगा, पहले तो गेट के रिजल्ट पे खुशियां मनाई गई होंगी, फिर ईएस का, तो कैसा था उस समय आपका एक्सपीरियंस, क्या क्या हुआ था, मतलब उस दिन का रिकॉल करवाइए। ईएस का रिजल्ट आया था तो हुआ ये कि एक्चुअली ईएस का जो आई वाज एक्सपेक्टिंग अ बेटर रैंक देन 75। तो जब मैंने देखा अपना नाम, तो पहले तो देख के पीडीएफ खोला और सर्च बटन दबा के अपना नाम टाइप किया, देखा है नाम, थोड़ा सा हो गया कि चलो नाम तो है, फिर देखा 75 है, तो एकदम से थोड़ा मिक्स्ड सा फीलिंग था कि मतलब खुशी भी हो रही थी, थोड़ा सा ऐसा भी लग रहा था कि अरे ये क्या हो गया। तो फिर मैंने घर पे सबसे पहले तो अपने फादर को ही इन्फॉर्म किया कि सिलेक्शन हो गया 75 रैंक। तो वो भी थोड़ा सा अच्छी रैंक एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो उनका भी ऐसे मेरे जैसे ही मिक्स्ड रिएक्शन था, मतलब एकदम से बहुत खुश नहीं हुए, लेकिन थोड़ी देर बाद जब एनालिसिस ऐसा हो रहा था दिमाग में, अरे लड़का सेलेक्ट हो गया, तो उसके बाद फिर वो बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। फिर बाकी मम्मी और जो दूसरे क्लोज रिलेटिव्स हैं वो लोग भी काफी खुश थे। फिर मैं उस समय HPCL में ही था, तो फिर ऑफिस में भी लोगों ने काफी ज्यादा मुझे कॉन्ग्रेचुलेशंस वगैरह दिया था। तो वो एक अपने आप में काफी ज्यादा अच्छा मोमेंट था। और वो जस्ट दिवाली से पहले ही हुआ था, तो दिवाली भी उस साल की दिवाली स्पेशल दिवाली हो गई थी। सर ना मैं बहुत अच्छे से इस चीज़ को पूछना चाहता हूँ। एक्चुअली आप एक PSU ज्वाइन कर लिए रहते हो, तो फिर आप दूसरे सेक्टर में कैसे जाते हो, मतलब यहाँ पे क्या क्या फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है, बॉन्ड वगैरह भी टूटता है क्या, तो उसका भी पे करना पड़ता है क्या, ये सारी चीज़ें मेरे को जाननी है। क्योंकि कई ऐसे ऑफिसर्स होते हैं ना, पहले तो एक तो वो लोग इसमें एडमिशन ले लेते हैं IIT में, ठीक है, तो फिर IIT से कैसे बाहर निकलते हैं, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है, क्या क्या करना पड़ता है, कितना बॉन्ड देना पड़ता है, और फिर PSU से जब आप IAS में जाते हो तो आपको क्या क्या करना पड़ता है। जैसे IIT में क्या होता है, एडमिशन के टाइम पे आपको एक सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता है। तो वो तो बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है कि आप जैसे आप वहां से आप निकलना चाह रहे हो, कोर्स ड्रॉप आउट करना चाहते हो, तो उसके बाद आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट मिल जाता है, और एक हॉस्टल डिपॉजिट भी देना रहता है, और एक एकेडमिक्स का सिक्योरिटी डिपॉजिट देना रहता है। तो वो डिपॉजिट तो आपको मिल जाता है। रही बात PSU की, तो कुछ PSU होते हैं जिसमें बॉन्ड होता है, कुछ में नहीं होता। अब HPCL में फॉर्चुनेटली देयर वाज नो प्रोविजन ऑफ बॉन्ड, सो बॉन्ड ट्रांसफर वैसे तो मैंने सुना है जैसे IOCL में बॉन्ड रहता है कुछ, तो यहाँ पे कुछ ऑफिसर्स हैं जो IOCL से भी आए हैं, तो दे हैव मतलब देयर इज सम प्रोविजन रिगार्डिंग बॉन्ड ट्रांसफर, एंड आई थिंक मतलब उन्होंने करवा भी लिया है।
तो बॉन्ड ट्रांसफर के लिए शायद उनको मतलब जब वो एग्जाम अप्लाई करते हैं तब उसी समय अपने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना रहता है कि दैट यू आर राइटिंग दिस एग्जाम, एंड जब रेजिग्नेशन देते हैं तो उसमें लिखना रहता है कि आपका इस एग्जाम में सिलेक्शन हुआ है, इसके थ्रू आप ये डिपार्टमेंट ज्वाइन करने वाले हो। फिर एक यहाँ से जब आप डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लेते हो तो यहाँ से एक लेटर भिजवाना रहता है रिगार्डिंग बॉन्ड ट्रांसफर टू योर ओल्ड एम्प्लॉय, एंड देन बॉन्ड ट्रांसफर हो जाता है। अब मेरे केस में तो एचपीसीएल में कोई भी बॉन्ड नहीं था, तो मुझे उस चीज की जरूरत नहीं पड़ी। तो बस आपने एक रेजिग्नेशन लिखा और रीजन लिखा और आप आ गए? यस यस यस। ओके सर, आपको ऐसा पता है क्या कि मतलब आप वहाँ से निकल जाते हैं तो फिर आपके पोस्ट का क्या होता है? वो अगले वाले में डल जाता है अगले पोस्ट्स पे कि कैंपसेस से सिलेक्ट किया जाता है, क्या होता है उसका? जैसे अब मैं वहां से निकला तो वहां पे एक वैकेंसी क्रिएट हो गई होगी, एंड देन एचपीसीएल गोज टू कैंपसेस आल्सो, so they will fill those vacancy through campus, and they have also their own recruitment system in place. Till 2018 they used to hire through gate only and through campuses, but now they have a separate exam, and I think they require some experience also. They have done some kind of restructuring in their recruitment system. मैं जब सेलेक्ट हुआ था तब उस समय उनका कुछ जो फर्स्ट एंट्री लेवल ऑफिसर जो पोस्ट थी वो ग्रेड ए एम्प्लॉय बोलते थे, अभी उन्होंने 2 और लेवल नीचे करके E1 और E2 ग्रेड इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो उसके रिगार्डिंग ज्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, बट यही होता है कि वैकेंसी अगर क्रिएट हुई है तो वो थ्रू देयर रिक्रूटमेंट सिस्टम वो कर लेते हैं ना। ये बहुत सही है सर। तो फाइनली सर बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन मिल गया। अब हम लोग ज़्यादा और आपका टाइम नहीं लेंगे, मुझे ये जानना है कि बस अब गेट एग्जामिनेशन आ चुका है स्टूडेंट्स का, तो बिल्कुल कुछ एकदम प्रो टिप उनको दे दीजिए कि जो आपने फॉलो किया था, अपना डीपेस्ट सीक्रेट जो आप चाहते हैं कि उन लोगों को पता चल जाए। गेट एग्जाम के लिए तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अभी आपको कोई भी नया सब्जेक्ट पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यादा टाइम बचा नहीं है। वी आर ओनली मतलब 18 जनवरी हो चुका है, तो ज्यादा से ज्यादा मतलब 3 वीक्स ही बचे हैं। तो अभी कोई नया सब्जेक्ट पकड़ने की बजाय जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उस पर ध्यान दीजिए, आप रिवाइज कीजिए, शॉर्ट नोट्स जो आपने बनाए होंगे प्रिपरेशन के दौरान उसको देखते रहिए, और टेस्ट सीरीज जितना ज्यादा दे सके उतना ज्यादा टेस्ट सीरीज दीजिए, उसको एनालिसिस कीजिए, और डे के एंड में आप अपने पूरे डे को एक क्लोजर दीजिए, 1 घंटा बैठ के आप रिकॉल कीजिए चीजों को, तो वो उससे आपको कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा। मैं ये मानता हूँ कि एग्जाम एक ऐसी चीज है जो हमारा एजुकेशन सिस्टम कंट्री में है कि आपको एक एग्जाम देनी पड़ेगी, उसके थ्रू आपका सिलेक्शन होगा, वो एक ही दिन पे इतना ज्यादा डिपेंडेंट हो जाता है ना कि आपके हाथ में कुछ रहता ही नहीं है। आपका हाथ में सिर्फ एक ही चीज रहती है कि आप एग्जाम वाले दिन सेंटर पहुंच जाओ सही सलामत, बस। उसके बाद जो चीजें होती है ना वो अपने आप ही होती है। मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस खुद बता रहा हूँ, मैं गेट की तैयारी की, मैंने ईएससी की तैयारी की, ईएससी 2 बार दिया, दोनों बार तैयारी में फर्क था। पहली बार जब दिया था तब मुझे पता था कॉन्फिडेंस कम है, दूसरी बार दिया था तब कॉन्फिडेंस हाई था, बट जो भी चीज मैं कर गया है वो अपने आप हो गई। मतलब ऐसा अभी सोच के बैठता हूँ तो लगता है कर किसे लिया, और वो वाली बात है। तो बेसिकली ये है कि आपको थ्रू आउट दी प्रिपरेशन आपको अपना कॉन्फिडेंस स्लोली बिल्टअप करना है, आपको चीजें याद होनी चाहिए, और सेंटर टाइम पे पहुंच जाइए, बाकी तो सब अपने आप हो जाएगा। अपने आप हो जाएगा। और सर ईएस के लिए भी अभी अब नया कैलेंडर आ गया है ईएससी 2021 के लिए, तो उसके लिए भी कुछ बता दीजिए सर कि कैसे किया जाए, प्रीलिम्स को कैसे अटेम्प्ट किया जाए, क्योंकि वो जीएस सेक्शन लोगों का दिमाग खाता है, तो उसके बारे में बता दीजिए। जीएस के लिए मैं ये कहूंगा कि जीएस के लिए ज्यादा आपको वरी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जीएस का 2017 से ही चालू हुआ था, 2017, 18, 19। मैंने 20 का पेपर एक्चुअली देखा नहीं है, बट जो ये देखा गया है कि जो क्वेश्चंस हैं वो काफी ज्यादा एब्सर्ड से होते जा रहे हैं, और 2017 में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आए थे जो इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिलेटेड थे, बट 2018 में एक भी नहीं आया, फिर 2019 में भी नहीं आया, और 2019 का जो जीएस था उसमें हमने जितनी भी तैयारी की थी जीएस के लिए उससे हटके ही क्वेश्चन आ गए। मतलब मैं जब पेपर खोल के बैठा था एग्जाम सेंटर में तो लग रहा था कि ये क्या हो गया, और मतलब मेरा जो प्रिपरेशन बडी था उसको मैंने कॉल करके एग्जाम से निकलने के बाद तुरंत उसी को कॉल किया और उससे ये बोल रहा था कि भाई ये क्या हो गया, अब तो सिलेक्शन ही नहीं होगा। तो वो ऐसी बात हो गई कि आपके पास जो रिसोर्सेस हैं
वो रिसोर्सेज को आप यूटिलाइज कीजिए पूरा। ये मत सोचिए कि मैं ये भी पढ़ लूँ वो भी पढ़ लूँ, बहुत सारे रिसोर्सेज इकट्ठा करके हर जगह से कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा पढ़ के अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप कोई एक कोचिंग पकड़िए, उसके टेस्ट सीरीज जो जीएस के होते हैं वो टेस्ट सीरीज दीजिए, उसमें जो आपके क्वेश्चंस आपसे नहीं बन पा रहे हैं उसको आप याद कर लीजिए, और जो बनते जा रहे हैं उसका भी रिवीजन करते रहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि ऐसा हो जाए। और जो कुछ कोचिंग्स हैं वो अपनी बुक्स भी निकालती हैं जीएस की, जिसमें सिर्फ क्वेश्चंस रहते हैं, मतलब क्वेश्चन आंसर और उसका पीछे सोल्यूशन रहता है। तो मैं जीएस के लिए ऐसा करता था कि अलग से कुछ पढ़ता नहीं था। जब सेकंड टाइम प्रिपरेशन किया था तब की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट टाइम में मैंने जीएस में बहुत टाइम वेस्ट किया था। तो सेकंड टाइम में मैंने अलग से कुछ भी करंट अफेयर्स कुछ भी ऐसा कुछ नहीं पढ़ा। बस मैं क्या करता था कि अपना, जैसे मैं थोड़ा सा मॉर्निंग पर्सन हूँ, तो मैं 11:30 बजे रात को सोता था और फिर सुबह 5:30 बजे के आसपास उठता था, थोड़ी सी एक्सरसाइज करी, नहा धो लिया, उसके बाद मैं 6 बजे से लेके अपना 6:30 तक टाइमर लगाता था आधे घंटे का। वो आधे घंटे में मैं शुरू के 15 मिनट मैथ्स के क्वेश्चन करता था, और लास्ट के 15 मिनट में मैं जीएस में जैसे 10 सब्जेक्ट होते हैं तो वो हर दिन का मैं डिवाइड कर लेता कि मंडे को मैं ये वाला सब्जेक्ट करूंगा, ट्यूसडे को मैं इन्वायरमेंट वाला कर लूंगा, और फिर वेडनेसडे को ड्राइंग वाला कर लूंगा। तो उसके मैं 10-10 क्वेश्चन करते जाता था, और ये चीज मैंने स्टार्ट की थी नवंबर फर्स्ट वीक से। तो अगर हर दिन के आप 10-10 क्वेश्चन कर रहे हैं और 2 महीना है आपके पास, तो भी आपकी सफिशिएंट प्रैक्टिस हो जाती है। तो मैंने जो ऑब्जर्व किया है कि जीएस वाले पेपर में आपका थोड़ा सा कॉमन सेंस आपको लगाना है, और आपको एलिमिनेशन करना आना चाहिए। मतलब उसमें 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में आप ट्राई कीजिए कि आप 50-50 कर पा रहे हैं कि नहीं। 50-50 अगर आपने कर लिया, उसके बाद आपका ये है, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन है जो आपको बिल्कुल नहीं आता है तो आप एलिमिनेट कीजिए, 50-50 करने का ट्राई कीजिए। उसके बाद ये देखिए कि अगर आपको लग रहा है कि कोई 2 में से एक हो सकता है तो उसको टिक कर दीजिए, नहीं तो कोई भी टिक करके आ जाओ, तो उसमें आपकी थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये स्ट्रेटेजी है जीएस की। दूसरा जो मेन पेपर है अपना सब्जेक्ट वाला, वो उसके लिए तो आप सब्जेक्ट्स पे फोकस करो, और जो शॉर्ट नोट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट नोट्स प्रॉपरली आप मेंटेन करो, और शॉर्ट नोट रिवाइज भी करना है, ये नहीं कि सिर्फ बना लिया हो गया। आप उसको सुबह शाम एक टाइम फिक्स कर लो कि लंच करने के बाद मेरे को एक बार देखना है, डिनर करने के बाद एक बार देखना है। तो ये जब आप ऐसा हैबिट डेवलप कर लेंगे ना, तो सिस्टम में आ जाता है कि ये तो करना है, रिचुअल टाइप का हो जाता है। सुबह हनुमान चालीसा पढ़ने की बजाय वही पढ़ लिया, तो वो ऐसा टाइप का रिचुअल बन जाता है। तो वो मतलब एक समय के बाद तो फिर देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो वो एक इम्पोर्टेंट चीज है, उससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। बाकी ये प्रीलिम्स का हो गया। बाकी लोग जो भी बताते हैं, मतलब जो सब्जेक्ट में कैसे करना है क्या करना है, वो तो ऑलरेडी इंटरनेट में काफी मटेरियल है, काफी गाइडेंस अवेलेबल है। लेकिन जो मेरा पॉइंट ये है कि आपको क्लोजर देना आना चाहिए। वो क्लोजर आपको शॉर्ट नोट से आएगा और रिकॉलिंग करने से ही आएगा, उसी से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो ये प्रीलिम्स की बात हो गई। और जो मेंस है, मेंस में मेरा ऐसा था कि मेंस के लिए जो, अब मेरा ऐसा था कि मेरे को प्रीलिम्स देने के बाद पता लग गया था कि प्रीलिम्स तो हो जाएगा, और उस समय जॉब भी थी। तो जॉब में मतलब टाइम थोड़ा कम मिलता है, तो मेरे को ऑलरेडी पता था कि टाइम नहीं है। तो शाम को आके कुछ ना कुछ मतलब जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल रहते हैं वही सॉल्व करते रहो। फिर टेस्ट सीरीज जब चालू हुई तो टेस्ट सीरीज देना चालू कर दिए। फिर लास्ट के जो 2 महीने हैं उसमें एक बुक आती है, न्यू विशाल पब्लिकेशन की छोटी पतली सी बुक आती है। उसमें बेसिकली अनसॉल्व्ड पेपर रहते हैं, और अनसॉल्व्ड पेपर 1 पेपर 2 राइट फ्रॉम 1994 ऐसा कुछ सारे ईयर के अनसॉल्व्ड पेपर है। तो वो आप रिवर्स ऑर्डर में लगाओ, मतलब जैसे अभी 2020 के जो लोग लेटेस्ट वाले पहले 21 के, तो लेटेस्ट से पीछे जाओ और बराबर 3 घंटा वही टाइम पे सेट करो जिस टाइम पे आपका एग्जाम होने वाला है, 9 से 12 फिर 2 से 5। और वैसा करने के बाद आप 2 से 5, 9 से 12 2 पेपर, उसके बाद लास्ट में शाम को एक बार एनालिसिस करो, पेपर खुद चेक करो और अपने हिसाब से नंबर देखो आपको कितने आ रहे हैं, और उसमें इम्प्रूवमेंट करो, एनालिसिस करो, जो चीज़ आप भूल जा रहे हो वो रिवाइज करो। बेसिकली पॉइंट ये है कि एग्जाम वाले दिन जैसा आपको फील होने वाला है वैसा आप हर दिन फील करो, 9 से 12 2 से 5।
लंच भी वैसे अपने आप को पूरा वैसे सेट कर लो। मैं ऐसे ही करता था क्योंकि मुझे पता था कि मेरे अंदर मतलब ऐसा तो मैं तोड़ कोई आईक्यू वाला हूं नहीं कि मैं वहां पे क्वेश्चन देखूंगा वहीं पे मेरे को ऐसा कोई अलग चीज क्लिक हो जाएगी, वो कुछ नहीं होता है। इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है आज, मतलब इतना ज्यादा कंपटीशन है आज की डेट में कि आपको वहां पे सोचने का टाइम नहीं है। आपको बस क्वेश्चन पढ़ो, आपको लगे हाँ ऐसा कुछ किया हुआ है तो फिर आप कर पाओगे। नया क्वेश्चन तो वहां पे आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। तो बस ये प्रैक्टिस का ही एग्जाम है, और जब आप इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लेते हो तो अपने आप वहां पे आप क्वेश्चन सही सिलेक्शन कर सकते हो। क्वेश्चन सेलेक्ट करना भी एग्जाम में आर्ट है। तो पहले आपको जो जो बनते जा रहे हैं वो क्वेश्चन आप सेलेक्ट कर लो, और आप उस हिसाब से आपका एक अच्छा अटेम्प्ट हो जाता है और अच्छा स्कोर भी आ जाता है। प्रिपरेशन करते वक्त ये टारगेट रखना है कि आपके दोनों पेपर मिला के अराउंड 400 मार्क्स तक आप टच कर पा रहे हो। अगर 400 मार्क्स आप एक्चुअल एग्जाम में ले आते हो तब तो आराम से आपकी रैंक सिलेक्शन हो जाएगा, गिवन दैट कि प्रीलिम्स में आपका ठीक ठाक स्कोर है। 400 मार्क्स इज मतलब मोर देन इनफ, बट उतने नहीं आ पाते, बट आप उतने टारगेट करोगे तो ही आपके आ पाएंगे। तो मेरा टारगेट यही रहता था कि एटलीस्ट 400 मार्क्स तक टच करना है, और यही मतलब स्ट्रेटेजी थी। लास्ट के एक हफ्ते में कुछ मत करो, ज्यादा लोड नहीं लेने का है, और बस रिवाइज करके ही जाना है और रिकॉलिंग करनी है, क्योंकि फिर एग्जाम पहुंच के ठंडे दिमाग से बढ़िया आराम से एक लाइट ब्रेकफास्ट करो, लाइट लंच करो, ब्रेक जब होता है फर्स्ट पेपर के बाद, और उसके बाद एग्जाम देके आराम से आ जाओ। फिर इंटरव्यू की तैयारी करो। और इंटरव्यू में भी ऐसा है कि 2 पार्ट में मैं डिवाइड करूंगा इंटरव्यू की तैयारी को। एक तो ये कि एक होती इंटरपर्सनल स्किल्स, जो आपका फर्स्ट इंप्रेशन होता है, आई कांटेक्ट, फिर आपका कॉन्फिडेंस, आपका ड्रेस सेंस, फिर आपका बात करने का तरीका। दूसरा होता है कि आपकी एक्चुअल टेक्निकल नॉलेज। तो जो दूसरा वाला पार्ट है वो ऑलरेडी आपने मेंस और प्रीलिम्स में इतना कवर कर लिया है कि आपको उसकी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पैनल में जनरली होता यह है कि यूपीएससी के एक मेंबर होते हैं, 4 लोगों का पैनल होता है। तो 4 लोगों के पैनल में एक यूपीएससी के मेंबर होंगे, वो यूपीएससी के मेंबर ही पैनल के चेयरमैन होते हैं। वो जो आपको नंबर देंगे वही आपका फाइनल होगा। तो उनको आपको इम्प्रेस करना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी एक फील्ड एक्सपर्ट होते हैं और 2 प्रोफेसर्स होते हैं। तो जो प्रोफेसर्स होंगे वो आपसे थ्योरेटिकल चीजें पूछेंगे, फील्ड एक्सपर्ट आपसे फील्ड से रिलेटेड चीजें पूछेंगे, और जो चेयरमैन होंगे वो जनरली आपसे थोड़ा इधर उधर की बातें, जैसे मेरे से ये पूछा गया था कि मैं इंदौर से हूँ, तो वो स्वच्छ भारत अभियान के बारे में पूछा था। फिर इंदौर ने ऐसा क्या किया जो बाकी लोग नहीं कर पाए स्वच्छता उसमें अभियान में, स्वच्छता सर्वेक्षण में लगातार 3 बार हम फर्स्ट आए थे, तो उसके बारे में पूछा था। फिर जो फील्ड एक्सपर्ट थे उन्होंने कुछ एचपीसीएल में, मतलब जो पेट्रोल पंप में आपने नोटिस किया होगा पेवर ब्लॉक्स लगे रहते हैं, तो पेवर ब्लॉक्स की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होती है वो पूछ लिया था। फिर ऐसे एक दो सवाल और सॉइल एंड आरसीसी से रिलेटेड थे, सर्वेइंग से रिलेटेड सवाल पूछ लिए थे। बट मैंने जो नोटिस किया वो ये है कि आप जो भी आंसर दे रहे हो, पहली बात तो जो वो पूछ रहे हैं आप एकदम शांत हो जाइए, उनकी बात सुनिए, आराम से सुनिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप वापस से पूछ लीजिए, और थोड़ा सा 2 सेकंड का पॉज लीजिए और फिर आंसर देना चालू कीजिए। और आंसर देते वक्त आप जो आपसे क्वेश्चन पूछा है जिसने, उससे आप बराबर आई कांटेक्ट मेंटेन कीजिए, और बाकियों को भी आप आई कांटेक्ट दीजिए, और आराम से, मतलब हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं। आप ऑलरेडी इतने मतलब आप इतने कैपेबल हैं कि आप यूपीएससी के इंटरव्यू में बैठे हुए हैं, और जो आपके जो पैनल के चेयरमैन होते हैं वो अपने आप में बहुत पहुंचे हुए आदमी होते हैं। मतलब जो मेरे चेयरमैन थे वो एएस भोसले साहब थे, फॉर्मर एयर मार्शल। मतलब आप एयर मार्शल के सामने बैठ के आप इंटरव्यू दे रहे हैं, तो वो अपने आप में एक बहुत अलग एक्सपीरियंस है। मतलब मैं तो ऐसे ही खुश हो गया था कि एयर मार्शल के सामने इंटरव्यू दे रहा हूँ। तो ये मतलब उसको एज अ अचीवमेंट लो कि आप यहाँ तक पहुंच गए, तो अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और आराम से उनकी बातें सुनिए, और आराम से जो आपको लगे आराम से आप जवाब दीजिए। और कुछ एक ऐसी चीजें होती हैं जिसमें ये मतलब आपको जो गवर्नमेंट की पॉलिसी से रिलेटेड अगर आपसे कुछ पूछ दिया जाता है तो आपको उसके अगेंस्ट आप मत बोलिए। मतलब आप उसको अपना ओपिनियन ऐसे दीजिए कि गवर्नमेंट के का जो इंटेंशन है उसको आप एनहांस करके बताइए। वो एक मेरे को लगता है कुछ लोग उस चीज में मिस्टेक करते होंगे,
बस इतना ही है। और दूसरी एक और चीज है जो मैंने एक्चुअली IOCL का जब मेरा इंटरव्यू था तो मैंने उसमें एक गलती की थी कि मैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मैं छत्तीसगढ़ में बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ, तो उन्होंने मुझे नक्सलिज्म के ऊपर सवाल पूछा, तो मैंने बड़ा ही इमेच्योर सा आंसर दे दिया था कि मतलब उन्होंने पूछा कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, तो मतलब मैंने बहुत ही इमेच्योर सा आंसर दिया था कि उनकी डिमांड पूरी कर देना चाहिए। तो वहां मेरे को समझाया कि मैंने 2-3 लोगों से डिस्कस किया, तो उन्होंने यही समझाया कि आपको ऐसी कोई भी नया आपको नहीं बताना है, वहां पे आपको वो बताना है जो ऑलरेडी इन प्लेस है। मतलब क्यों है नक्सलिज्म, क्योंकि वहां पे एम्प्लॉयमेंट नहीं है, वहां पे एजुकेशन नहीं है। तो आप जो भी आंसर दे रहे हैं वो ऐसा आंसर दीजिए कि लगे कि कोई एक IAS ऑफिसर बैठा है सामने, और मैच्योर वे में आप उनका आंसर दीजिए, वेग आंसर नहीं देना है। तो वो एक चीज लगी। बाकी तो काफी गाइडेंस अवेलेबल है इंटरनेट में, तो वो सब तो ऑलरेडी कवर्ड है। जी सर, बहुत अच्छे से हम लोगों ने पूरी चीज़ों को कवर कर लिया। मतलब अगर मैं स्टूडेंट्स को पूरा रैप अप करके बताऊं तो हम लोगों ने पूरा डिस्कस किया है CPWD के बारे में, क्या रोल रहता है, कैसे उसकी ट्रेनिंग होती है, क्या आपका क्या रोल रहेगा वहाँ पर। फिर हम लोगों ने ES की तैयारी को देखा कि क्या मिस्टेक्स करते हैं लोग, क्या नहीं करनी चाहिए, हेल्थ वगैरह पे ध्यान देना है, ये सारी चीज़ों को देखा। गेट को देखा, HPCL में क्या होता है, PSU और इसमें क्या डिफरेंस होता है। और फाइनली हम लोग देख रहे हैं कि गेट के लास्ट थोड़े दिनों के पहले कैसे तैयारी करनी चाहिए। प्री को देखा, मेंस को देखा, और फाइनली हम लोगों ने अभी इंटरव्यू को भी कंक्लूड किया सर। आई होप ये स्टूडेंट्स को पूरा ये कंप्लीट पैकेज मिल गया उन लोगों को कि हाँ, एक वीडियो से लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। थैंक यू सो मच सर अपना इतना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए। स्टूडेंट्स से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर ये वीडियो पसंद आए जरूर से लाइक करिए और कमेंट में बताइए कि कैसा लगा। ठीक है, हम लोग अभी मतलब रात के 2 बज रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, हाँ, तो इतना तो जरूर बनता है। लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए यार, क्या पता किसकी जिंदगी बदल जाए। एंड सर आपको कैसा लगा ये इंटरव्यू, बताइए। मेरे लिए ये भी एक अपने आप में बहुत नया एक्सपीरियंस था, तो मैंने तो काफ़ी एंजॉय किया, और मैं आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। और आई एम श्योर कि मैंने जो भी चीज़ें बताई उससे जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए। हम लोग कनेक्टेड रहेंगे, एंड आप लोग भी बताइएगा अगर आपको और भी ऐसे टाइप के वीडियोस चाहिए होंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।